नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट ही पॉसिबल है? क्या कंट्रीज कभी जेन्युइनली कोऑपरेट नहीं कर सकती? रियलिस्ट्स ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एक एनार्किक सिस्टम है, जहां हर स्टेट मेनली अपनी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचती है। और इसी वजह से रियलिस्ट्स बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नेचुरल है। लेकिन 1970s और 1980s में एक थियरी सामने आती है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक डिफरेंट एंगल से देखती है। ये थियरी कहती है, हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक जरूर है, लेकिन उसके बाद भी कोऑपरेशन पॉसिबल है। और इसी थियरी का नाम है नियोलिबरलिज्म। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नियोलिबरलिज्म कोई कंप्लीटली न्यू थियरी नहीं थी, बल्कि ये क्लासिकल लिबरलिज्म का रिवाइज्ड और अपडेटेड वर्जन था। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो पुराने लिबरल आइडियाज को नए इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपडेट किया गया और वही बन गया नियो लिबरलिज्म। और इसी वजह से इसे नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म या लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट को समझते हैं। नियो लिबरलिज्म और रियलिज्म के बीच एक सिमिलैरिटी भी है। अगर हम रियलिस्ट्स को देखें तो रियलिस्ट्स ये मानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई सुप्रीम वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं होती। और इंटरेस्टिंगली नियो लिबरलिस्ट्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहां से एक्चुअल डिफरेंस स्टार्ट होता है। रियलिस्ट्स ये कहते हैं कि जब वर्ल्ड एनार्किक है तो नेचुरली कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा। लेकिन दूसरी तरफ नियो लिबरलिस्ट्स ये कहते हैं कि इवन एनार्किक वर्ल्ड में भी स्टेट्स कोऑपरेशन कर सकती हैं और लॉन्ग टर्म पीस अचीव कर सकती हैं। और यहाँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो नियो लिबरलिस्ट्स ये मानना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे इंटरनेशनल रेजिम्स कंट्रीज के बीच ट्रस्ट और कोऑपरेशन को इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं। नियो लिबरलिज्म जॉन लॉक के कैपिटलिज्म रिलेटेड आइडियाज को भी सपोर्ट करता है, मतलब फ्री मार्केट, इकोनॉमिक फ्रीडम और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इंपॉर्टेंट माना जाता है। और साथ ही साथ ये वुड्रो विल्सन के फ्री ट्रेड और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के प्रिंसिपल्स को भी कंटिन्यू करता है। अब वुड्रो विल्सन का एक बहुत फेमस विजन था। उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जंगल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को जू में कन्वर्ट कर सकती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब क्या है? देखिए, यह जंगल का मीनिंग है एक ऐसी डेंजरस और लॉलेस सिचुएशन जहां अनसर्टेनिटी, फियर और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है। और जू का मीनिंग है एक ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट जहां रूल्स और मैनेजमेंट होता है। तो सिंपल वर्ड्स में वुड्रो विल्सन ये कहना चाहते थे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ज्यादा स्टेबल, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकती हैं। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नियो लिबरलिज्म एक्चुअली है क्या। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो नियो लिबरलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस की एक ऐसी थियरी है जो स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन को इंपॉर्टेंस देती है, स्पेशली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। अब इसका मतलब क्या है? यहां पर नियो लिबरलिस्ट्स क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि इवन अगर वर्ल्ड एनार्किक है, तब भी स्टेट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं करती, बल्कि कोऑपरेशन के थ्रू एब्सोल्यूट गेन्स भी अचीव करना चाहती हैं। फ्रेंड्स, अब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एब्सोल्यूट गेन्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि एब्सोल्यूट गेन्स एक्चुअली होता क्या है? क्या हर तरह का गेन ही एब्सोल्यूट गेन होता है? फ्रेंड्स, नहीं। एब्सोल्यूट गेन का सिंपल मतलब यह है कि अगर कोऑपरेशन के थ्रू किसी कंट्री को बेनिफिट मिल रहा है तो वो कोऑपरेशन करने के लिए रेडी हो जाती है। यह कंट्री ये नहीं सोचती कि दूसरी कंट्री मुझसे ज्यादा गेन कर रही है या नहीं, बल्कि वो ये देखती है कि मुझे बेनिफिट हो रहा है या नहीं। सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं। अगर दोनों कंट्रीज को इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है तो दोनों कोऑपरेशन कंटिन्यू करना चाहेंगी, चाहे एक कंट्री को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट क्यों ना मिल रहा हो। और इसी थिंकिंग को नियो लिबरलिस्ट्स एब्सोल्यूट गेन्स कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब नियो लिबरलिज्म ये कहना चाहता है कि कंट्री सिर्फ कंपटीशन और फियर के बेसिस पर डिसीजंस नहीं लेती, कभी कभी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए भी कोऑपरेशन करती हैं। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। नियो लिबरलिज्म ये भी मानता है कि स्टेट्स रैशनल और सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टर्स होती हैं, मतलब कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी देती हैं, लेकिन उसके बाद भी कोऑपरेशन पॉसिबल और बेनिफिशियल हो सकता है। और इसी वजह से नियो लिबरलिज्म मेनली तीन चीजों पर फोकस करता है: इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और मल्टीलैटरल रेजिम्स। थियरी ये कहती है कि ये फैक्टर्स पीस मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ फाइनल एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस को समझते हैं।
क्लासिकल लिबरलिज्म जनरली ह्यूमन नेचर और मोरालिटी पर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, लेकिन नियो लिबरलिज्म ये एक्सेप्ट करता है कि एनार्की एक्चुअली इंटरनेशनल सिस्टम की स्ट्रक्चरल रियलिटी है। मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स फुली पीसफुल नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस और कोऑपरेशन के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। और फाइनली नियो लिबरलिज्म से एसोसिएटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, रॉबर्ट कीहोने और जोसेफ नाय। इन थिंकर्स ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के रोल को डीपली एक्सप्लेन किया। अब चलिए नियोलिबरलिज्म के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी थ्योरी सडनली एक दिन में इमर्ज नहीं होती। उसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स, इकोनॉमिक चेंजेस और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स होते हैं, और नियोलिबरलिज्म के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि नियोलिबरलिज्म इमर्ज कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू पीरियड की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। कंट्रीज को ये रियलाइज हुआ कि अगर फ्यूचर में पीस मेंटेन करना है तो सिर्फ मिलिट्री पावर इनफ नहीं होगी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी जरूरी होगी। और इसी थिंकिंग के साथ 1945 में यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश किया गया। यहां से लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का फाउंडेशन स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में कंट्रीज ये बिलीव करना स्टार्ट कर रही थीं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ज़्यादा स्टेबल और पीसफुल बना सकती हैं। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम का इमर्जेंस। यहाँ पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंस्टीट्यूशंस क्रिएट क्यों किए गए? फ्रेंड्स, इसका मेन पर्पस था ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मेंटेन करना। मतलब कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कोऑपरेशन और रिकंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करना। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है। 1970s में रियलिज्म का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। रियलिस्ट्स कंटिन्यूसली ये आर्ग्यू कर रहे थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट और पावर स्ट्रगल ही नेचुरल है, और इसी वजह से लिबरल्स को एक स्ट्रॉन्गर थियोरेटिकल रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत महसूस हुई। मतलब लिबरल्स को ये प्रूव करना था कि कोऑपरेशन सिर्फ आइडियलिज्म नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। अब यहाँ इकोनॉमिक साइड में भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा था। किनीजियन इकोनॉमिक्स फेलियर्स और स्टैगफ्लेशन क्राइसिस ने कंट्रीज को फ्री मार्केट थिंकिंग की तरफ पुश करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ स्टैगफ्लेशन को सिंपल वे में समझते हैं। नॉर्मली इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ ज़्यादा नहीं बढ़ते, लेकिन 1970s में कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन भी हाई थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई थी, और इसी अनयूजुअल क्राइसिस को स्टैगफ्लेशन कहा गया। और इसी क्राइसिस के बाद कंट्रीज ग्रेजुअली फ्री मार्केट पॉलिसीज की तरफ मूव करना स्टार्ट करती हैं। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट को समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और साथ ही साथ एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और नॉन स्टेट एक्टर्स का इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिर्फ स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं रही। इकोनॉमिक नेटवर्क्स, कॉरपोरेशंस, एनजीओज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे, और इसी वजह से कंट्रीज के बीच इंटरडिपेंडेंस भी इंक्रीज होने लगा। मतलब कंट्रीज इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक दूसरे पर ज़्यादा डिपेंडेंट होती गईं, और इसी चेंजिंग वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए नियोलिबरलिज्म और भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन वर्क्स ने नियोलिबरलिज्म को फॉर्मली एक स्ट्रॉन्ग थियरी के रूप में इस्टेब्लिश किया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क था रॉबर्ट क्योहेन का आफ्टर हेजीमोनी, जो 1984 में पब्लिश हुआ, और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क था रॉबर्ट एक्सेलरॉड का एवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन, जो 1981 में पब्लिश हुआ। इन थिंकर्स ने एक्सप्लेन किया कि इवन सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट्स भी कोऑपरेशन कर सकती हैं, अगर इंस्टीट्यूशंस और रिपीटेड इंटरैक्शन एग्जिस्ट करें तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नियोलिबरलिज्म की कोर अजम्पशंस को समझते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है एनार्की इज एक्सेप्टेड बट नॉट डिटर्मिनिस्टिक। अब इसका मतलब क्या है? फ्रेंड्स, नियोलिबरलिस्ट्स ये एक्सेप्ट करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होती। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनार्की का मतलब ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। यानी सिर्फ इसलिए कि वर्ल्ड एनार्किक है, इसका मतलब ये नहीं कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इनएविटेबल होंगे। कोऑपरेशन फिर भी पॉसिबल है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है एब्सोल्यूट गेन्स ओवर रिलेटिव गेन्स। फ्रेंड्स, यहाँ एब्सोल्यूट गेन्स का मतलब ये है कि स्टेट्स मेनली ये देखती हैं कि कोऑपरेशन से उन्हें टोटल बेनिफिट कितना मिल रहा है। वो हर बार ये कंपेयर नहीं करते कि दूसरी कंट्री को उनसे ज़्यादा बेनिफिट मिला या नहीं।
सिंपल एग्जाम्पल से समझिए, अगर दो कंट्रीज ट्रेड करके प्रॉफिट कमा रही हैं तो दोनों कोऑपरेशन कंटिन्यू करना चाहेंगी, चाहे एक कंट्री को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट क्यों ना मिल रहा हो। और इसी थिंकिंग को नियोलिबरलिस्ट एब्सोल्यूट गेन्स कहते हैं। अब चलिए तीसरा प्रिंसिपल समझते हैं, स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स। यहाँ नियोलिबरलिज्म ये मानता है कि स्टेट्स सेल्फ इंटरेस्टेड होती हैं, मतलब कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी देती हैं। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी कोऑपरेशन भी सेल्फ इंटरेस्ट को बेटर सर्व करता है, स्पेशली कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट के कंपैरिजन में। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, इंस्टीट्यूशंस मैटर। फ्रेंड्स, नियोलिबरलिज्म के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, रूल्स इन्फोर्स करते हैं और कोऑपरेशन को ईजियर बना देते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस प्रमोट्स पीस। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जितनी ज्यादा कंट्रीज इकोनॉमिकली कनेक्टेड होंगी, उतनी ही कम चांसेस होंगे वॉर के, क्योंकि इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कंट्रीज वॉर से ज्यादा लॉस फेस करेंगी और इसी वजह से इकोनॉमिक कोऑपरेशन पीस को एनकरेज करता है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट अजम्पशन को समझते हैं, मल्टीपल एक्टर्स। रियलिज्म मेनली स्टेट्स पर फोकस करता है, लेकिन नियोलिबरलिज्म के अकॉर्डिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सिर्फ स्टेट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एमएनसीज, एनजीओज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फाइनली एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लो पॉलिटिक्स इज सेंट्रल। अब इसका मतलब क्या है? ट्रेडिशनली रियलिस्ट्स मिलिट्री सिक्योरिटी को सबसे इंपॉर्टेंट मानते थे, लेकिन नियोलिबरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिर्फ वॉर और मिलिट्री पावर तक लिमिटेड नहीं है। ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, डेवलपमेंट और ग्लोबल कोऑपरेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। अब चलिए नियोलिबरलिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट कोर आइडिया को समझते हैं, और यहाँ एक्चुअल फोकस आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के रोल पर। फ्रेंड्स, नियोलिबरलिज्म ये मानता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ही स्टेट्स के बीच लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन को पॉसिबल बनाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंस्टीट्यूशंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर स्टेट को एक फियर होता है, फियर ऑफ चीटिंग। मतलब अगर दो कंट्रीज कोऑपरेशन कर रही हैं तो एक कंट्री को डर होता है कि कहीं दूसरी कंट्री अग्रीमेंट तोड़ ना दे, और यही फियर कोऑपरेशन को डिफिकल्ट बना देता है। लेकिन यहां इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे? फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशंस ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करती हैं, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स क्रिएट करती हैं, मतलब कंट्रीज एक दूसरे के एक्शंस को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर पाती हैं, और इसी वजह से चीटिंग का फियर कम हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को भी रिड्यूस करती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में अग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करना, रूल्स बनाना, डिस्प्यूट सॉल्व करना, ये सब प्रोसेस टाइम और रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, और इंस्टीट्यूशंस इन प्रोसेसेस को ईजियर और मोर रिलायबल बना देती हैं। इसी वजह से अग्रीमेंट्स ज़्यादा इन्फोर्सेबल और स्टेबल हो जाते हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को याद रखिए, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, आसियान और यूरोपियन यूनियन, ये सब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ नियोलिबरलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट आता है। ये थ्योरी ये कहती है कि इवन अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, तब भी इंस्टीट्यूशंस एनार्किक वर्ल्ड में ऑर्डर क्रिएट कर सकती हैं। और यही पॉइंट नियोलिबरलिज्म को रियलिज्म से डिफरेंट बनाता है। रियलिस्ट्स जनरली इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ पावरफुल स्टेट्स के टूल्स के रूप में देखते हैं, लेकिन नियोलिबरलिस्ट्स ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस सिर्फ टूल्स नहीं हैं, बल्कि ये स्टेट बिहेवियर को शेप भी करती हैं और कंस्ट्रेन भी करती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, नियोलिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर का नाम आता है, रॉबर्ट ओ केओहेन। केओहेन नियोलिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के मेजर थिंकर्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने स्ट्रांगली सपोर्ट किया ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, स्पेशली मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। सिंपल वर्ड्स में केओहेन ये बिलीव करते थे कि इंस्टीट्यूशंस जैसे WTO और IMF फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करते हैं और डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ केओहेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक को याद रखिए, आफ्टर हेजेमनी, पब्लिश्ड इन 1984। यहाँ केओहेन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कोऑपरेशन सिर्फ तभी पॉसिबल नहीं होता जब एक डोमिनेंट हेजेमोनिक पावर एग्जिस्ट करे, बल्कि इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कोऑपरेशन हेजेमन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, द शैडो ऑफ द फ्यूचर। अब इसका मतलब क्या है?
फ्रेंड्स, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि स्टेट्स फ्यूचर इंटरैक्शंस के बारे में सोचकर आज कोऑपरेशन करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि फ्यूचर में भी उन्हें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। और इसी वजह से चीटिंग कॉस्टली हो जाती है और लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन ज्यादा रैशनल और बेनिफिशियल लगता है। अब चलिए न्यू लिबरलिज्म के एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। यहाँ दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, रॉबर्ट ओ कियोहेन और जोसेफ नाय। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपनी फेमस बुक पावर एंड इंटरडिपेंडेंस में एक्सप्लेन किया था, जो 1977 में पब्लिश हुई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो आज के वर्ल्ड में कंट्री सिर्फ पॉलिटिकली ही कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकली, सोशली और टेक्नोलॉजिकली भी एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। मतलब कंट्रीज कंप्लीटली आइसोलेटेड होकर सरवाइव नहीं कर सकती। और इसी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को कियोहेन और नाय ने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहा। अब यहां इस कॉन्सेप्ट के तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहला फीचर है मल्टीपल चैनल्स। अब इसका मतलब क्या है? फ्रेंड्स, पहले कंट्रीज मेनली गवर्नमेंट्स के थ्रू इंटरैक्ट करती थी, लेकिन आज इंटरैक्शन सिर्फ गवर्नमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। एमएनसीज, एनजीओज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया, बिजनेसेस और इवन पीपल टू पीपल कनेक्शंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब कंट्रीज के बीच इंटरैक्शन के बहुत सारे चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है मल्टीपल इश्यूज। रियलिस्ट्स मेनली मिलिट्री सिक्योरिटी को सबसे इंपॉर्टेंट इशू मानते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस ये कहता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिर्फ सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं है। ट्रेड, एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। समझ में आ रहा है ना? अब तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर आता है डिक्लाइन ऑफ मिलिट्री फोर्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री कंप्लीटली यूजलेस हो गई है, बल्कि इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, मिलिट्री फोर्स कंपैरेटिवली लेस यूजफुल होती जाती है, क्योंकि वॉर से इकोनॉमिक डैमेज बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से कंट्रीज कोऑपरेशन को प्रेफर करती हैं। सिंपल वर्ड्स में कॉन्फ्लिक्ट्स कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होते, लेकिन वॉर की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोऑपरेशन ज्यादा बेनिफिशियल लगता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। यहां दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स का नाम याद रखिए, रॉबर्ट गिल्पिन और चार्ल्स पी किंडलबर्जर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी क्या कहती है। फ्रेंड्स, ये थ्योरी ये आर्ग्यू करती है कि स्टेबल इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक पावरफुल हेजेमॉन की जरूरत होती है। अब हेजेमॉन का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में एक डोमिनेंट और पावरफुल कंट्री जो इंटरनेशनल सिस्टम में लीडरशिप प्रोवाइड करे। और ये हेजेमॉन क्या करता है? ये इंटरनेशनल रूल्स को एनफोर्स करता है, फ्री ट्रेड को मेंटेन करता है और ग्लोबल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स को ग्लोबल हेजेमॉन माना गया, क्योंकि यूएस ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम, नेटो और ग्लोबल ट्रेड रूल्स को मेंटेन करने में मेजर रोल प्ले किया। अब यहां थ्योरी का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? थ्योरी ये कहती है कि अगर पावरफुल हेजेमॉन नहीं होगा तो कोऑपरेशन ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होने लगेगा और इंटरनेशनल सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है। रॉबर्ट कियोहेन ने इस थ्योरी को पार्शियली चैलेंज किया। अपनी फेमस बुक आफ्टर हेजेमोनी में उन्होंने आर्ग्यू किया कि कोऑपरेशन हेजेमोनिक डिक्लाइन के बाद भी सर्वाइव कर सकता है, स्पेशली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। मतलब इंस्टीट्यूशंस कोऑपरेशन को कंटिन्यू रख सकती हैं, इवन अगर डोमिनेंट हेजेमॉन वीक हो जाए तो। अब चलिए नियो लिबरलिज्म के एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। फ्रेंड्स, नियो लिबरलिस्ट्स ये मानते हैं कि रीजनल कोऑपरेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पीस और स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है और इसी वजह से रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि रीजनल ट्रेड ब्लॉक का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में, जब एक पर्टिकुलर रीजन के कंट्रीज मिलकर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं, उसे रीजनल ट्रेड ब्लॉक कहा जाता है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ब्लॉक्स कंट्रीज के बीच एक नया एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, कोऑपरेशन का, कोएग्जिस्टेंस का और म्यूचुअल डिपेंडेंसी का। अब ये काम कैसे करते हैं? देखिए, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स टैरिफ्स को रिड्यूस करते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं और कंट्रीज को इकोनॉमिकली एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड बना देते हैं।
और जब कंट्रीज इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नेचुरली कम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन यानी ईयू। फ्रेंड्स, ईयू को रीजनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का डीपेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि यहां यूरोपियन कंट्रीज सिर्फ ट्रेड ही नहीं करती बल्कि पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर भी डीपली कोऑपरेट करती हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एशियान, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एशियन कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नाफ्टा, जिसे आज यूएसएमसीए भी कहा जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज के बीच ट्रेड इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। नियो लिबरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग रीजनल ब्लॉक्स मेंबर स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट के इंसेंटिव्स को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली कनेक्टेड कंट्रीज वॉर से ज्यादा लॉस फेस करती हैं और इसी वजह से कोऑपरेशन ज्यादा बेनिफिशियल लगता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये रीजनल ब्लॉक्स सिर्फ रीजनल लेवल तक लिमिटेड नहीं होते बल्कि ब्रॉडर ग्लोबल कोऑपरेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बन जाते हैं। अब चलिए नियो लिबरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स को क्विकली समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंकर है रॉबर्ट ओ के होने। के होने की फेमस बुक थी आफ्टर हेजेमनी, पब्लिश्ड इन 1984, और उन्होंने नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को स्ट्रांगली डेवलप किया। अब दूसरे इंपॉर्टेंट थिंकर है जोसेफ नाय। नाय मेनली कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट के लिए फेमस हैं और उन्होंने रॉबर्ट के होने के साथ मिलकर पावर एंड इंटरडिपेंडेंस बुक लिखी थी 1977 में। अब तीसरा इंपॉर्टेंट थिंकर है रॉबर्ट एक्सेलरॉड। एक्सेलरॉड की फेमस वर्क थी एवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन, पब्लिश्ड इन 1981। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रिपीटेड इंटरैक्शंस कोऑपरेशन को पॉसिबल बना सकते हैं। अब यहां चार्ल्स पी किंडलबर्गर का नाम आता है। ये मेनली हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी के लिए फेमस है और इसी कॉन्सेप्ट को रॉबर्ट गिल्पिन ने भी फर्दर डेवलप किया। गिल्पिन ने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी और हेजेमोनिक स्टेबिलिटी पर इंपॉर्टेंट वर्क किया। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट थिंकर को याद रखिए, वुडरो विल्सन। ऑल्दो विल्सन डायरेक्टली नियो लिबरल थिंकर नहीं थे, लेकिन उन्हें इसका प्रिकर्सर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 14 पॉइंट्स और लीग ऑफ नेशंस के थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया। और फाइनली अर्नस्ट हास का नाम याद रखिए। अर्नस्ट हास नियो फंक्शनलिज्म और रीजनल इंटीग्रेशन थियरी के लिए फेमस हैं। अब चलिए नियो लिबरलिज्म और नियो रियलिज्म के बीच डिफरेंस को समझते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों थियरीज इंटरनेशनल सिस्टम को एनार्किक मानती हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है व्यू ऑन एनार्की। नियो रियलिस्ट्स के अकॉर्डिंग एनार्की मेनली कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन को क्रिएट करती है, क्योंकि हर स्टेट को अपनी सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ नियो लिबरलिस्ट्स भी एनार्की को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इवन एनार्किक सिस्टम में भी कोऑपरेशन पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ना? अब दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है फोकस। नियो रियलिज्म मेनली हाई पॉलिटिक्स पर फोकस करता है, मतलब सिक्योरिटी, मिलिट्री पावर और सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। लेकिन नियो लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग लो पॉलिटिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मतलब इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ट्रेड, ह्यूमन राइट्स और सोशल इश्यूज भी इंपॉर्टेंट हैं। अब तीसरा डिफरेंस आता है गेन्स। फ्रेंड्स, यहां एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझिए। नियो रियलिस्ट्स मेनली रिलेटिव गेन्स पर फोकस करते हैं, मतलब स्टेट्स ये कंपेयर करती हैं कि दूसरी कंट्री को उनसे ज्यादा बेनिफिट तो नहीं मिल रहा। लेकिन नियो लिबरलिस्ट्स एब्सोल्यूट गेन्स पर फोकस करते हैं, मतलब अगर कोऑपरेशन से सभी कंट्रीज को बेनिफिट मिल रहा है तो कोऑपरेशन पॉसिबल है, चाहे किसी दूसरी कंट्री को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट क्यों ना हो। अब अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंस्टीट्यूशंस। नियो रियलिस्ट्स जनरली इंस्टीट्यूशंस को मार्जिनल इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस मोस्टली पावरफुल स्टेट्स के इन्फ्लुएंस में काम करती हैं। लेकिन नियो लिबरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत सेंट्रल होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट बिल्ड करती हैं, रूल्स मेंटेन करती हैं और कोऑपरेशन को ईजियर बना देती हैं। अब अगला डिफरेंस है कोऑपरेशन। नियो रियलिस्ट्स कोऑपरेशन को लेकर काफी स्केप्टिकल होते हैं। उन्हें लगता है कि स्टेट्स इवेंचुअली अपने पावर और सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को ही प्रायोरिटी देंगी। लेकिन नियो लिबरलिस्ट्स कोऑपरेशन को लेकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। वो बिलीव करते हैं कि रिपीटेड इंटरैक्शन और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पॉसिबल है। और फाइनली एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है मिलिट्री फोर्स।
नियो रियलिज्म में मिलिट्री फोर्स को प्राइमरी टूल माना जाता है, लेकिन नियो लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंस बढ़ने के बाद मिलिट्री फोर्स कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमिकली कनेक्टेड कंट्रीज वॉर से ज्यादा लॉस फेस करती हैं। अब चलिए नियो लिबरलिज्म की स्ट्रेंथ्स को समझते हैं। सबसे पहला स्ट्रेंथ ये है कि नियो लिबरलिज्म सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइज को, जैसे WTO, यूनाइटेड नेशंस, IMF और वर्ल्ड बैंक। थियरी ये एक्सप्लेन करती है कि इंस्टीट्यूशंस कोऑपरेशन को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है ग्लोबलाइजेशन और इंटरडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करना। आज कंट्रीज इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं, और नियो लिबरलिज्म इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को काफी इफेक्टिवली एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ को समझिए। नियो लिबरलिज्म एक रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है रियलिज्म के कंपैरिजन में। मतलब ये कंप्लीटली आइडियलिस्टिक नहीं है, ये एनार्की को एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसके बाद भी कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, और इसी वजह से ये क्लासिकल लिबरलिज्म से ज्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। नियो लिबरलिज्म ये एक्सप्लेन करता है कि इवन एनार्किक वर्ल्ड में भी स्टेट्स कोऑपरेशन क्यों करती हैं, और साथ ही ये नॉन स्टेट एक्टर्स और मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स के रोल को भी इंपॉर्टेंस देता है। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए फाइनली नियो लिबरलिज्म की क्रिटिसिज्म्स को समझते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि नियो लिबरलिज्म कोऑपरेशन को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग थियरी पावर पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को अंडर एस्टिमेट करती है। मतलब रियल वर्ल्ड में कंपटीशन और राइवलरी अब भी बहुत स्ट्रांग है। अब दूसरा क्रिटिसिज्म आता है इंस्टीट्यूशनल ओवर एम्फेसिस। सिंपल वर्ड्स में क्रिटिक्स कहते हैं कि थ्योरी इंस्टीट्यूशंस की इफेक्टिवनेस को ओवरस्टेट करती है, क्योंकि हर सिचुएशन में इंस्टीट्यूशंस इक्वली इफेक्टिव नहीं होती। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म को समझिए। नियो लिबरलिज्म पावर असिमेट्रीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करता। मतलब स्ट्रॉन्गर स्टेट्स कई बार इंस्टीट्यूशंस को अपने इंटरेस्ट्स के लिए डोमिनेट करती हैं। जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक में पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस ज्यादा माना जाता है, और इसी वजह से क्रिटिक्स कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस फुल्ली न्यूट्रल नहीं होती। अब एक और इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म आता है। थियरी हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज और कॉलोनियल लेगेसीज को लार्जली इग्नोर करती है। मतलब आज का ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर कैसे कॉलोनियल हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस हुआ है, इसको नियो लिबरलिज्म डीपली एक्सप्लेन नहीं करता। और फाइनली क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि नियो लिबरलिज्म एनार्की को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता है। ये थियरी कभी कभी उन डेंजर्स को अंडर एस्टिमेट कर देती है जो अनगवर्नड इंटरनेशनल सिस्टम क्रिएट कर सकता है। और कुछ क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि थियरी नॉन स्टेट एक्टर्स और ग्लोबल सिविल सोसाइटी को सफिशिएंट रोल नहीं देती। और इसी के साथ नियो लिबरलिज्म का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।